अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोना कंप्लीट होल ऑफ द चैप्टर नंबर 9 इन दिस वीडियो। ऑलराइट, सो हम लोग इसको अभी ख़त्म कर लेंगे बगैर किसी ब्रेक के, क्योंकि इससे आगे भी हमने शुरू करने हैं। बहुत सारे चैप्टर्स अभी इसकी रिमेनिंग है, तो इस वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा और इसके नोट्स जो हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी फुल एक्सरसाइज के नोट्स अगर आप कहते हैं कि वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के नोट्स जो हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में गिवन है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है, उसके बाद हम लोग इसको चलते हैं आगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो वीडियो के मिड में या लास्ट में कहीं पर भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन बिटवीन इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड विद एक्वस KOH। तो इसका आंसर मैं करता हूँ और इसका आंसर आपने करना है, ठीक है। पहला ये है बात के रिएक्शन बिटवीन इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड विद एक्वस KOH। मैंने क्या किया, रिएक्शन किया इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड का, किस में, KOH में। लेकिन रिएक्ट पहले कौन कर जाता है, इथाइल आयोडाइड पहले रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, एक अल्कोहल बना लेता है। लेकिन जब मैं KOH की जगह AgNO3 यूज करूंगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट यूज करूंगा, तब क्या इथाइल आयोडाइड पहले रिएक्ट करेगा या फिर इथाइल ब्रोमाइड पहले रिएक्ट करेगा, ये चीज आपने बतानी है, और इसका आंसर मैं आपको लास्ट में या मिड में कहीं पर भी दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात आ जाती है हमारे पास कार्बोकैटाइंस एंड देयर स्टेबिलिटी। बात यह है कि कार्बोकैटाइंस है क्या। आपको इसमें दो चीजें नजर आएंगी। पहली बात ये कार्बो, दूसरी बात क्या, कैटाइंस। कार्बो से क्या रिप्रेजेंट होता है, कार्बन। कार्बो से हमारे पास क्या रिप्रेजेंट होता है, कार्बन। और कैटाइन से क्या रिप्रेजेंट होता है, वो आयंस जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यही बात है, वो आयंस जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन के वो आयंस जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी से क्या इसका रिलेशन है, अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी रिलेशन आपको पूरा आना चाहिए इसका, और समझाना मेरा काम है, बाकी समझ आपको आ जानी चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। स्टेबिलिटी में क्या क्या आ जाता है कि सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर इसके तीन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं कार्बोकैटाइंस के, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। मैं इसके तीन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके साथ H लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी H लगा दिया। मैंने पहले तीनों क्या लगा दिए, H लगा दिए। और जाहिर सी बात है, एक बॉन्ड इसका नहीं बना होगा तब भी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर एक बॉन्ड पूरा हो जाएगा तो इसका चार्ज किस तरह आएगा। तो ये एक बॉन्ड हम लोग नहीं बनाते और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा मैंने बनाया है यहाँ पर एक और कार्बन, ठीक है। उसके साथ मैंने एक CH3 लगा दिया, बाकी मैंने दोनों हाइड्रोजन रखे हैं, ठीक है। फिर एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पर कार्बोकैटाइन। मैं एक और यहाँ पर एक कार्बोकैटाइन बनाता हूँ, जिसके साथ मैं दो CH3 लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक और कार्बोकैटाइन बना लेता हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक और कार्बन कैटाइन बना लिया मैंने यहाँ पर, जिसके साथ मैंने तीनों CH3 लगा लिए, ठीक है। अब आपके लिहाज से यहाँ पर स्टेबल कौन होगा, स्टेबल वो होगा जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, जब इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तकरीबन बराबर होकर इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब क्या हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर ये CH3 प्रोवाइड करेंगे, ये बात आपने समझनी है। अब हाइड्रोजन के पास खुद ही एक इलेक्ट्रॉन होता है जिससे वो यहाँ पर बॉन्डिंग करता है, तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है जो इसको ये ट्रांसफर करेगा, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज को कुछ भी नहीं करता, ये इसी तरह रहता है और अनस्टेबल रहता है, ठीक है। अब जब एक CH3 होगा, एक CH3 लगा होगा, तो वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करेगा और इसका थोड़ा सा पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। और जब दो CH3 लगे होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। यही बात है, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे तो इसकी पॉजिटिविटी और कम हो जाएगी। यही बात है, अब जब तीन लगे होंगे तो वो तीनों इसको प्रोवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी पॉजिटिविटी कम होते होते बिल्कुल जीरो की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल है। अब अगर हम लोग इनको इन इक्वालिटीज में करना चाहें तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, इसका मुंह खुल जाएगा। फिर ये उससे कम है, ये उससे कम, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, ये लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। और ये हमारे पास कौन सा है जी, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, मोस्ट स्टेबल। उम्मीद है इसकी समझ में आ गई होगी। इसके नीचे आपको नजर आएंगे मैकेनिज्म्स। हम लोग SN रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। इसको हम लोग डीप करके समझते हैं। इससे पहले इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपने करना है, और इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है
कि वाई SN1 रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यूनिमोलिकुलर आपने पढ़ा तो है कि इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं ये रीजन आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता तो आपने एंड तक लाजमी देखना है वीडियो को, हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहली बात, इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर 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 न्यूक्लियोफिलिक, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स कितने होते हैं, दूसरी बात इसमें आ जाती है कि इसमें स्टेप्स कितने होते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टेप्स कितने होते हैं वो भी आप लोग देख लें। स्टेप्स हमारे पास इसके होते हैं जी 2। कितने स्टेप्स होते हैं इसके, 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप्स की बात भी होगी, 2 स्टेप्स होते हैं। वो 2 स्टेप्स में होता क्या है, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 हम लोग इसमें देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें से पहले हेलोजन रिमूव हो जाता है और एक हमारे पास कार्बोकार्बन में आ जाता है। तो उसका मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, ये देखना। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हेलोजिनो अल्केन ले लिया, ठीक है। हेलोजिनो अल्केन मैंने अल्काइल हैलाइड भी जिसको बोलते हैं, मैंने कोई भी ले लिया। यहाँ पर मैंने R1 लगा दिया, R2 लगा दिया, R3 लगा दिया, ठीक है। ये मैंने इसके जो अल्केन्स हैं वो लगा दिए, ठीक है। और ये अब बनेगा क्या, पहला स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 है इसका। और ये स्लो स्टेप होता है जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन। जाहिर सी बात हम लोग ऊपर डिस्कस करके हैं, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होना था, इसलिए तो हम लोग डिस्कस करके आए हैं। तो वो यहीं पर यूज हो रहा है। इसमें सिंपली यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके, ठीक है। उसी तरह इसका वो हमारे पास एक हेलोजन निकल गया। हेलोजन जब निकलेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, जाहिर सी बात है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो उसके ऊपर क्या होगा, लिविंग ग्रुप को भी हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, लेकिन वो लिविंग ग्रुप है तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप हमारे पास होता है जी स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है नंबर 1। और दूसरी बात क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको एक स्लो स्टेप मिलता है जो रेट बताता है कि किस रेट पे रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्शन तेज होगा, यानी अगर ये रिएक्शन जल्दी हो रहा है, यानी इसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, दोनों कंपाउंड अच्छे हैं, अच्छी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन तेज होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा अगर रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये होता है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो बताता है कि रिएक्शन किस तरह होने जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप होता है। अब इसके दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपको समझ तो आ गई होगी, सिंपली न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, ये एक नया कंसेप्ट आ जाता है। तो इसमें स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेप नंबर 2 में होता है ये है कि हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। कार्बोकैटायन मैं एज इट इज बना देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने कार्बोकैटायन अपना ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस तरह अटैक करेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे अटैक करेगा, यानी लेफ्ट पे अटैक करेगा या फिर राइट पे अटैक करेगा, ये चीज आपने जाननी है इसमें। और वो चीज हमें किस तरह पता लगती है कि अब ये इसमें 2 चांसेस हैं, यानी दोनों चांसेस बराबर हैं। या तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इस साइड पे अटैच हो जाएगा जहां से हेलोजन गया है, या तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे अटैच हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे, जहां पर जो हेलोजन था अटैच नहीं था। अब ये दोनों 50-50 चांसेस हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं, 50% चांसेस इसके भी हैं, 50% चांसेस इसके भी हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। एक वो कार्बोकैटायन होता है कि जिसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल लगा होता है, और एक कार्बोकैटायन वो होता है जिसके राइट साइड पे लगा होता है। अब इन दोनों को नाम क्या देते हैं और इनका जो मिक्सचर होता है उसको क्या नाम देते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों को। मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पर इसको राइट साइड पे लगा लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। मैंने इसको कहाँ पर लगा लिया, राइट साइड पे। राइट साइड वाले को क्या नाम देंगे और लेफ्ट साइड वाले को क्या नाम देंगे, ये मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, जहां पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये मैं न्यूक्लियोफाइल ड्रॉ कर लिया और ये एज इट इज सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इनका नाम क्या होगा, ये चीजें आपने देखनी है। नाम इसका जो हमारे पास जहां से हेलोजन लूज हुआ है, जहां से हेलोजन ने लीव किया है, अगर उसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, रिटेंशन। ये कौन सा है हमारे पास, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। और
अगर ऑपोजिट साइड पे अटैच हो जाए, यानी यहाँ पर था हेलोजन, यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करके यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस साइड पे अगर अटैच हो जाएगा तो वो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे इन्वर्जन। क्या नाम देंगे? इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो एक मिक्सचर बन गया, एक रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है। अब इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, ठीक हो गया। इसका नाम क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर। अब इन दोनों की रेसमिक मिक्सचर अगर आप पढ़ के आए होंगे पहले बहुत अच्छे से, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि जिसमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड राइट, कभी एक जो मॉलिक्यूल होता है वो लेफ्ट की तरफ उसको रोटेट कर रहा होता है और दूसरा मॉलिक्यूल उसको रोटेट कर रहा होता है राइट की तरफ। अब जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, 50-50% हो जाते हैं और उनका एक मिक्सचर बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इसी तरह इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना है उसका नाम क्या? रेसमिक मिक्सचर नाम है, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा स्टेप, और ये था इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें आपको पता होना चाहिए था। अब ये ऑर्डर, इसमें ऑर्डर क्या होगा जी? इसमें ऑर्डर, इसका जो रेट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, इसका ऑर्डर वो क्या होगा? तो रेट इक्वेशन तो आपको पता है स्लो स्टेप से बनती है। इसमें पहली चीज आ जाती है रेट इक्वेशन। ये रेट लॉ या रेट इक्वेशन, रेट लॉ मैं लिख लेता हूँ, वो क्या हमारे पास आएगा? वो आएगा के, और ये जो पहला मॉलिक्यूल है सिंपल वही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं इसको लिख लेता हूँ आर सिंगल बॉन्ड एक्स। अब आर यहाँ पर कोई भी आ सकता है, सी के साथ आगे 3 और आर लगे होंगे। तो आप लोग, ये हमारे पास इसका रेट आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका 1 है। ऑर्डर इसका 1 क्यों है? क्योंकि इसमें खाली एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर इंटरेक्शन हो रही है, इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और ये एक स्टेप में हमारा जो काम है, यानी इसमें और कोई चीज हम लोग ऐड नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? सिंपल 1 होगा। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ये थी इसकी दूसरी चीज, इस सेक्शन की ये दूसरी चीज थी, ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग गौर करें अगर इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों sp2 होगी? कार्बन ज्यादातर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और इसमें आप लोग गौर करेंगे कि जो हर हमारे पास अटैच हुआ है, जो भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ है, वो एक ना एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। एक उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इसको 2 ग्रुप्स चाहिए होंगे। यानी कार्बन के आखिरी जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास पी वाले होते हैं वो एस के साथ मिलकर क्या बना लेता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है, जिसकी वजह से वो फिर 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। कार्बन वैसे अगर हम लोग उसके वैलेंस बॉन्ड के ऊपर देखा जाए तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके? कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, 6। तो पहले में हमारे पास कितने आते हैं? 4। फिर अगले 2s में हमारे पास कितने होते हैं? 2। फिर अगले p में हमारे पास कितने होते हैं? 2। तो s 2p मिल जाते हैं और एक s मिल जाता है, तो हमारे पास कितने बन जाते हैं? 4। तो इसलिए ये हमारे पास क्या शो करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन वो हमारे पास क्या होगी जी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर होगी। अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहला जो 1s है, ठीक है, ये 1s है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यही बात है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 2s, यही बात है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसके p के 3 आ जाते हैं, px py pz, px py pz, यही बात है। अब इसमें 2 होते हैं, ये हमने 2 ड्रॉ कर लिए। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। तो अब इनको जो रिएक्शन करेगा वो इनके साथ आगे करेगा, इनके साथ यहाँ पर आगे रिएक्शन करेगा। अगर ये हाइब्रिडाइज ना होता तो, अभी हाइब्रिडाइज होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ पर आ जाएगा? ये इनके साथ आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये टोटल कितने बन जाएंगे? ये एस है और ये 2p मिल जाएंगे, तो पीछे कितने बन जाएंगे हमारे पास टोटल? sp2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या शो करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इस तरह ये हमारे पास बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये हमने डिस्कस कर ली इसकी सारी चीजें, इसकी सारा कॉन्सेप्ट, जो जो चीज थी, रेट लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम देखते हैं इसका SN2 मैकेनिज्म क्या होती है। अब SN2 मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम हमारे पास क्या होता है? मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसके नोट्स भी मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने इसी तरह लिख दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। और हमारे पास इसमें दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी, इसमें स्टेप्स कितने होते हैं। स्टेप्स इसमें होते हैं, हमारे पास एक स्टेप होता है। अब उस एक स्टेप में क्या होता है, इन्वर्जन होती है या फिर रिटेंशन होती है, वो भी हमने देखनी है। इसमें कितने स्टेप होते हैं, एक स्टेप होता है। और ये बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, ये चीज़ मैं आपको आखिर में बताऊंगा, ताकि आपके सब क्वेश्चन जो हैं, जो आपको आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो नहीं आता वो एंड तक इंतजार करें। आपका इंशाल्लाह मैं सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो इसमें खाली एक स्टेप होता है, और वो एक स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, उसने अटैक करना है किसके ऊपर। सिंपल सी बात है, जिसका हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, किसका है, अल्काइल हैलाइड्स का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक ये मैंने अल्काइल हैलाइड ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर कोई भी हेलोजन आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी अल्काइल आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पार्शियली का मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन किस तरह होगा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ अटैक करेगा, यानी जहां पर हेलोजन लगा है उस तरफ, या फिर जहां पर हेलोजन नहीं लगा उस तरफ, यानी ऑपोजिट साइड पे। अब यहाँ पर तो राइट पे लगा है, इसका मतलब लेफ्ट पे अटैक होगा या फिर राइट पे होगा, ये चीज हमने देखनी है। अब इसमें जो मेन बात है समझने वाली, ये डिफरेंट किस तरह है। पहला डिफरेंस हमारे पास इसमें ये आ जाता है कि इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट साइड पे अटैच होता है, किसके, हेलोजन के। अब हेलोजन राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे अटैच होगा, अगर हेलोजन लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे अटैच होगा। तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड पे अटैच होता है, तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, इन्वर्जन। क्या नाम दे देते हैं हम उसको, इन्वर्जन। तो इसका मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है इसके लेफ्ट साइड पे अटैच हो जाएगा, और हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कौन सा होगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें जो है हमारे पास दूसरी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑपोजिट साइड पे अटैच करता है और हम इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि रेट, रेट इसमें क्या होगी। अब इसका रेट आपको समझ में आ गई होगी कि रेट हम लोग किसको देख लेते हैं, इस रिएक्शन को देख लेते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक आर एक्स है और एक एन यू है, तो हम लोग दोनों चीजों को लिखेंगे। इसका रेट क्या आ जाएगा जी, के, और साथ में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है, और साथ में इसका जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो आ गया। ये इसका आ गई रेट की इक्वेशन। अब दूसरी बात हमने क्या लिखी है, ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। जाहिर सी बात है, दो चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज इसमें हमने क्या देखी है, हमने देखी है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास सेम होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कार्बन ने, जाहिर सी बात है, 4 बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, उसी तरह जिस तरह पीछे थे, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो अटैच होंगे, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 2 ही होगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी हमारे पास कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी इतनी। तो इसका हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। अब हमने इसका सिंपल रिएक्शन तो देख लिया है, जब आर और एक्स लिख गए होंगे और न्यूक्लियोफाइल किस तरह अटैक करेगा वो हमने देख लिया, ठीक है। अब जब हमारे पास जो कंप्लीट कार्बन के साथ 3-4 जो चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब हमारे पास किस तरह रिएक्शन होगा वो हम लोग इसके जनरल को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये एक मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसने क्या किया, ये मैंने एक प्लेनर कार्बन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। प्लेनर कार्बन का क्या मतलब होता है कि उसकी प्लेन शेप होती है, यानी वो हमारे पास किस तरह होता है, ऑल डायमेंशंस में एक्सटेंड हुआ होता है। ये मेरे पास क्या लगा है, एक हेलोजन लग गया, और ये मेरे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन किस तरह होगा, पहले तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस, अब हेलोजन यहाँ पर है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इसकी ऑपोजिट साइड पे अटैच होगा, यहाँ पर कहीं पर आके ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैच होगा। तो जब ये अटैच होगा तो क्या डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, नहीं, एक स्टेप तो एक ही है, सिमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसी स्टेप में दो काम होंगे। दो काम किस तरह होंगे, पहले तो ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैच होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बन जाएगी। वो किस तरह बनेगी, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर सिंपली एक अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और ये यहाँ पर हमारे पास एक्स एलिमेंट आ गया, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन सेम टू सेम उसी तरह आ जाएंगे। अब ये 5 बॉन्ड बन गए हैं।
5 बॉन्ड बन गए। आप लोग इसमें गौर करें, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव चार्ज होता है इसका मतलब ये यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर भी ये भी अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब ये क्या हो गया, पार्शियली पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये भी क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। ये हमारे पास एक बन गई है ट्रांजिशन स्टेट। अब ये क्या स्टेबल है, क्या इसी फॉर्म में रहेगा? नहीं, ये इसी फॉर्म में तो नहीं रह सकता। इसका मतलब इसमें से निकलना किसने है, हेलोजन ने निकलना है। तो सिंपली हेलोजन यहाँ से एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा, दफा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास अपना कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या बना है, इन्वर्जन बना है। ठीक है, इसमें हमेशा इन्वर्जन बनता है, ये आपने हमेशा याद रखना है, एमसीक्यूज में भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब ये थे इसका कंप्लीट हमारे पास जो कंसेप्ट था। इसमें अगर हम लोग दूसरी बात देखें, अगर इसकी जगह हम लोग अल्काइल हैलाइड्स लगा देते, मैं कहता हूँ कि मैंने लगा दिए यहाँ पर, क्या लगा दिया जी, CH3 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक और CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने एक और CH3 लगा दिया, यहाँ पर हेलोजन एज इट इज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है एक। ठीक है, OH नेगेटिव हो गया, जो भी न्यूक्लियोफाइल है आप ले लें, NH2 नेगेटिव। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब समझाए थे कौन कौन से होते हैं। तो क्या ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल इसी तरह सेम एज इट इज। अब इसमें क्या होगा जी, इसमें पहले ये होगा कि जो एक्स है इसको हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल जो है जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। मुश्किल किस तरह की पेश आएगी कि इसमें ये 3 बल्कि ग्रुप्स हैं। अब बल्कि ग्रुप्स क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इनके पास एक चार्ज होगा। उस चार्ज की वजह से इनका जो बड़ा साइज है और इनका जो चार्ज है उसकी वजह से नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की हिंड्रेंस होती है आपस में, और जब हिंड्रेंस होती है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो इसके ऊपर अटैक करे। तो इसलिए ये वाला पूरा सिस्टम होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है किसी एक जगह पे, वहां पर जब वो लग कर बैठ जाता है और उसके बाद वो अपना काम करता है। तो इस तरह यहाँ पर भी वही स्टेप होगा कि हमारे पास पहले, लेकिन इसमें ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। अब इसमें ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यानी SN2 नहीं हो सकती, SN1 हो सकती है, SN2 नहीं हो सकती। SN2 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि SN2 में क्या होता है कि वो डायरेक्ट आके अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और एक स्टेप में सारा काम कर देता है। लेकिन ये एक स्टेप में काम नहीं होता। जब बल्कि ग्रुप्स लगे हों, यानी इस तरह के हमारे पास कंडीशन आ जाए, तो ये डायरेक्ट अटैक करके अपने आप को अटैच नहीं कर सकता। अब इसमें हमारे पास आ जाते हैं 2 स्टेप्स। पहले तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा पहले स्टेप में कोई काम नहीं करेगा। सिंपली हमारे पास ये जो होगा, ये हमारे पास एक कार्बोकैटन बना देगा, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, ठीक है, और एक CH3 यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक रिलीज क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलीज ये हो जाएगा। ये आ गया इसका पहला स्टेप। ठीक है, ये मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखना चाहिए था लेकिन मैंने लिख दिया है, आप लोग बेशक ना लिखें इसको। उसके बाद क्या होगा दूसरे स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये कब, अब ये बल्कि ग्रुप्स जब होंगे तब कौन सा रिएक्शन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा होगा, SN1 रिएक्शन होगा, SN2 नहीं हो सकता इस तरह। क्यों, SN1 खाली सादों, SN2 जो है वो खाली सादों में होता है, जिस तरह हम लोग पीछे पढ़ के आए थे। अगर हमारे पास RX ग्रुप होता ना तो उसमें हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 होगा। लेकिन अगर बल्कि ग्रुप्स आ जाए तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। तो ये चीज आपने समझती है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप आ गया। और इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल को हमने इधर एज इट इज लिख दिया प्लस C पॉजिटिव CH3, और यहाँ पर हम लोग पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी आ गया CH3, ये भी आ गया CH3, और ये यहाँ पर अटैक करके बन जाएगा। यानी ये अब ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और ये इसकी ऑपोजिट साइड पे भी जा सकता है। तो ये 50-50% चांस आ जाता है, वही जिस तरह हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो CH3 यहाँ पर आ गया, ठीक है, कार्बन से जुड़ा है CH3, और ये भी आ गया CH3, और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ था, हेलोजन, और यहीं पर ये आके अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन, क्योंकि उसी साइड पे अटैच हो गया है तो ये हो गया रिटेंशन। और जब ये ऑपोजिट साइड पे अटैच हो जाएगा जहां पर हेलोजन नहीं था तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा इसका नाम क्या था, इन्वर्जन। क्या बन जाएगा, इन्वर्जन। ये हमारे पास आ गया इन्वर्जन। और इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते थे, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते थे, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते थे, रेसमिक मिक्सचर। तो ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि इसके सॉल्वेंट्स का इसमें क्या इफेक्ट होता है।
अब इसकी हमारे पास सॉल्वेंट्स की बात करें, सॉल्वेंट्स इसके ऊपर किस तरह इफेक्ट करते हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या होता है और नॉन और पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स के कौन से होते हैं। तो पोलर प्रोटेक्ट और पोलर ए प्रोटेक्ट का उसने खाली कंसेप्ट दिया हुआ है कि जब पोलर प्रोटेक्ट होगा तो SN1 रिएक्शन होगा और SN2 रिएक्शन नहीं होगा, और जब पोलर ए प्रोटेक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा जी, SN1 रिएक्शन नहीं होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो उसने खाली ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि ये सॉल्वेंट्स होते कौन से हैं। तो आपको मैं इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो बताऊं तो वो क्या होती है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं कि जिनके पास वो OH ग्रुप होता है और NH ग्रुप होता है। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होता है एंड NH ग्रुप होता है, यानी NH और OH ग्रुप होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स। और ये क्या डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। डोनेट क्या डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन, इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। अब ये तो होगी पोलर प्रोटेक्ट की बात। और हमारे पास पोलर ए प्रोटेक्ट कौन से होते हैं, पोलर ए प्रोटेक्ट, पोलर ए प्रोटेक्ट और पोलर प्रोटेक्ट, इसका आपने नाम याद रखना है, ठीक है। पोलर ए प्रोटेक्ट कौन से होते हैं, पोलर ए प्रोटेक्ट हमारे पास वो होते हैं कि जिनके पास OH और ये NH दोनों ग्रुप नहीं होते, दैट डज नॉट हैव, दैट डज नॉट हैव, दैट डजंट हैव, डज नॉट हैव OH एंड NH ग्रुप। अब जब OH और NH है ही नहीं तो यहाँ पर प्रोटॉन किस तरह डोनेट करेंगे, एंड डू नॉट डोनेट H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, ठीक हो गया। अब आपको समझ में आ गई होगी पोलर प्रोटेक्ट अगर आपसे पूछे वो कौन से होते हैं, आपने सिंपली बता देना है OH ग्रुप जिससे जुड़ा होता है वो हमारे पास, OH और NH ग्रुप जिसके साथ होता है वो हमारे पास पोलर प्रोटेक्ट होता है, और जिसके साथ OH और NH नहीं होता, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता, वो हमारे पास कौन से होते हैं, पोलर ए प्रोटेक्ट। अब इनका कॉन्सेप्ट किस तरह है, इनका कॉन्सेप्ट सिंपल है कि पोलर ए प्रोटेक्ट जब हमारे पास यूज होगा तो हमारे पास ये SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन को फेवर किस तरह करेगा, पोलर ए प्रोटेक्ट में ये होता है कि जब उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता तो वो उसको डोनेट भी नहीं कर सकता। अब SN1 रिएक्शन को हमारे पास पोलर प्रोटेक्ट किस तरह जो है फेवर करेगा। अब ये बात आपको क्या प्रूफ दे रही है कि मैं आपको सिंपल बोल दूं कि पोलर प्रोटेक्ट जो है वो हमारे पास SN1 रिएक्शन को क्या करेगा, डोनेट, यानी उसको हमारे पास ज्यादा कहेगा कि ये SN1 रिएक्शन होना चाहिए और SN2 रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसका आपके पास क्या प्रूफ है, तो उसको समझने के लिए आपके पास सिंपल सामने नजर आ रहा है कि उसके ऊपर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा थोड़े से, और हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोकैटाइंस का वो हमारे पास थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल। जब स्टेबल हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास कौन सा फेवर होगा, SN1 रिएक्शन फेवर होगा। अब आपको समझ में आ गई होगी SN1 रिएक्शन ये क्यों फेवर करता है, इसलिए फेवर करता है क्योंकि इसके पास होते हैं OH, O भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको ये लोग स्टेबलाइज कर देते हैं। और हमारे पास जो भी चीज एक कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगी तो उसी चीज को ये हमारे पास प्रोमोट करेगा, यानी उसी रिएक्शन को प्रोमोट करेगा, चाहे वो SN1 है या SN2 है। अब जो पोलर प्रोटेक्ट है ना, ये हमारे पास SN1 को प्रमोट करेगा, तो इसका मतलब इसकी ऑपोजिट जो है वो SN2 को प्रमोट करेगा, ठीक है। अब इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं तो डोनेट करके किस तरह स्टेबलाइज करेगा, ये डायरेक्ट जो है रिएक्शन करके हमारे पास SN2 को प्रमोट करता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज को तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसकी मैं एलिमिनेशन रिएक्शन आपको समझाता हूँ डीप करके। ये आ गई एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें कौन कौन सी याद रखनी है, पहली चीज ये कि इसमें प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाता है, यानी एक हाइड्रोजन पॉजिटिव एटम हमारे पास क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शन से, तभी तो ये रिएक्शन बनाए गए हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन जो है निकल जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। आपने इसको बिल्कुल भी SN1 रिएक्शन या और SN2 रिएक्शन के इक्वल नहीं लेकर चलना है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसमें डबल बॉन्ड बन रहा था, कोई नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है। पहले हमारे पास हेलोजन रिलीज होता है, कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद कार्बोकैटायन में से जो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है एक बेस आती है, उसको ऊपर अटैक करती है, हाइड्रोजन एक दफा हो जाती है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन की भी दो टाइप्स आ जाती है, E1 और E2। हम लोग पहले बात करते हैं जी E1 रिएक्शन की, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है, E1 रिएक्शन की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो E1 रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होते हैं, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा इसमें सेम चीजें आ जाती हैं SN1 की तरह। अब इसमें क्या होगा, सिंपल SN1 की तरह हमारे पास दो स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा, मैं फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर ब्रोमीन अटैच्ड है, और ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो स्टेप्स होंगे सिंपली। पहले इसमें से हमारे पास एक कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, जब रिवर्सिबल का साइन यूज हो इसका मतलब ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमारे पास CH3, और ये हमारे पास CH3, और ये हमारे पास CH3 आ गया। ठीक है, और हमारे पास रिलीज क्या हो गया, ब्रोमीन, जो हमारे पास क्या है, एक लीविंग ग्रुप है। अब क्या इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसको नाम बेस दिया जाता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ये चीज आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक क्या है, न्यूक्लियो फाइल। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मिक्स ना कर दें कि एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो आप लोगों ने इसको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं आना होता तो न्यूक्लियोफाइल तो आकर यहाँ पर अटैच हो जाता, वो हाइड्रोजन को लेकर क्यों जाता। अब ये बेस है, अब बेस ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, जब वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यानी स्ट्रॉन्ग बेस आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन पकड़ती है और लेकर चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अब वीक बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल ऑपोजिट, तो वही बात आ जाती है। ठीक है, इसका स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 2 हमारे पास इसका सिंपल सा है कि यहाँ पर एक बेस ने आना है। बेस के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बेस को क्या चाहिए होता है, बेस को चाहिए होता है हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन को रिलीज करता होता है वो हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, और जो हाइड्रोजन को गेन करता है यानी जो पकड़े रखता है हाइड्रोजन को, वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए आसानी के लिए इसको थोड़ा ओपन करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, और इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब होगा क्या यहाँ पर, ये होगा कि ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को लेकर उड़कर गायब हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको सिंपली उड़ा देना है इस वाले हाइड्रोजन को, पीछे क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपको मैंने बताया था इसमें डबल बॉन्ड बनता है, तो आपने इस चीज को मिस नहीं करना। C2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 एज इट इज, और इसके साथ हमारे पास CH3 एज इट इज आ गया। ठीक है, और हमारे पास निकला कौन, HB प्लस HB। बेस हमारे पास कोई भी हो सकती है, OH भी हो सकता है, और हमारे पास इसकी जगह कोई भी आ सकता है। अब OH जो है वो हमारे पास, ये चीज आपने याद रखनी है, OH क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, इसका मतलब वो क्या है, वीक बेस है। ये चीज आपको वहां से याद आ जाएगी। अब इसमें रेट किस तरह लिखनी है, जाहिर सी बात है, ये हमारे पास बना हुआ है। अब इसको हम लोग के दूसरे वर्ड्स में क्या लिखते हैं, जो बुक में लिखा हुआ होगा शायद, इसमें लिखा हुआ था शायद सबस्ट्रेट का लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है, जिसके ऊपर अटैक हो रहा होता है, वो क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। तो हम लोगों ने सिंपली स्लो स्टेप में से इसका रेट लिख देना है। रेट इसका क्या है, इसका रेट है जी 10 रुपये। क्या रेट है इसका, 10 रुपये इसका रेट है। तो ये हमने लिख दिया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ये आ गया इसका रेट। ठीक हो गया, बस इसमें इतनी सी बात थी। अब इसमें वीक बेसिस फेवर करती हैं, और पोलर प्रोटेक्ट जो चीजें होती हैं वो इसको फेवर करती हैं। वो किस तरह फेवर करती हैं, अब अगर आपको याद हो तो मैं अभी आपको अच्छे से बता कर आया था कि हमारे पास पोलर प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट क्या होता है। पोलर प्रोटेक्ट वो होता है जो हमारे पास कौन से रिएक्शन को फेवर करता है, SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, यही बात है। तो इसमें आप लोग गौर करें, उसी तरह एक कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब E1 रिएक्शन को कौन फेवर करेगा, पोलर प्रोटेक्ट फेवर करेगा। कौन फेवर करेगा, पोलर प्रोटेक्ट फेवर करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, E1 यानी पोलर प्रोटेक्ट किसको फेवर करता है, पोलर प्रोटिक किसको फेवर करता है, E1, E1 को फेवर करता है, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, कौन से, E1 को। ठीक है, पोलर प्रोटिक किसको हमारे पास करता है फेवर, E1 को। तो ये बात आपको हिफ्ज हो जानी चाहिए। अब तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं E2 रिएक्शन की। E2 रिएक्शन में हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं, E2 रिएक्शन में भी सेम चीजें हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब एक ही स्टेप में सारा काम हो जाएगा, एक बेस आएगा, एक हमारे पास प्रोटॉन लेगा और उड़ के गायब हो जाएगा, और साथ में जो हमारे पास लीविंग ग्रुप है वो भी निकल जाएगा एक स्टेप में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूलर। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सेम तरीके से लिख लें
यहाँ पर भी एच तो रिलीज होगा लेकिन वन स्टेप में। कितने स्टेप में? वन स्टेप में ही सब कुछ हो जाएगा, यानी सिमल्टेनियसली सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुलर। ये सारे क्वेश्चंस आपके मैं अभी आखिर में क्लियर करता हूँ। बायोमोलिकुलर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह फॉर्मेशन होती है? सिंपल, आपने रिएक्शन यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आ गई हमारे पास बेस जो कि अटैक कर रही है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया अपना कंपाउंड CH3। एक मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, बाकी हम इसको बंद ही लिख देते हैं। CH2 आ गया, ठीक है। और साथ में क्या आ गया? Br आ गया, ठीक है। ब्रोमीन आ गया। अब ये क्या करेगा? बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और इसको लेकर गायब हो जाएगा और साथ में ब्रोमीन भी निकल जाएगा। तो पीछे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो BH अलग हो जाएगा प्लस CH2 आ जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br नेगेटिव। तो ये सारा काम हमारे पास हो गया। इसमें एक स्टेप में सारा काम हो जाना था। अब इसमें आप लोग देखें इसका रेट किस तरह निकालेंगे। दो चीजें आ रही हैं, एक बेस आ रही है और उसमें एक सबस्ट्रेट आ रहा है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। जाहिर सी बात है इसका रेट आपको लिखना आ गया होगा अब तक। तो रेट हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका इसका सबस्ट्रेट के आ जाएगा, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट आ गया इसका हमारे पास। और दूसरा साथ में क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इसका 2 होगा। ये भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसमें आपको बुक में एक टर्म नजर आ रही होगी, ये भी मैंने यहाँ पर साइड लिखी हुई थी, आप याद आ गई मुझे। DMSO, ये इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ये होता है डाई मिथाइल सल्फेट। क्या होता है? ये होता है हमारे पास डाई मिथाइल सल्फेट। इसका नाम क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फेट। और इसका हमारे पास से जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो भी CH3 होल ट्वाइस SO। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। और अब किस E1 रिएक्शन को कौन फेवर कर रहे थे? पोलर प्रोटिक। इसको कौन फेवर करेंगे? पोलर ए प्रोटिक। कौन फेवर करेंगे? पोलर ए प्रोटिक। ठीक हो गया। इसको कौन फेवर कर रहा है हमारे पास? पोलर ए प्रोटिक। ये भी आपको बात क्लियर होगी। और कोई चीज हमारी रहेगी इसमें? नहीं, और कोई चीज नहीं रहेगी। अब हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक रह गया है और उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा एक PDF में। अब ये हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक आ गया। इसमें क्या है? अल्काइल हैलाइड्स एंड रेट्रोसिंथेसिस। रीट्रो रीट्रो इससे आपको समझ में आ रही कोई होगी कोई कि हमने री री यानी पीछे जाना है, पीछे की तरफ जाना है। इसमें हम लोग पहले क्या करते आ रहे थे? पहले हम लोग करते आ रहे थे क्या? सिंपल सा स्टेप कि हम लोगों के पास एक अल्काइल हैलाइड होता था और इसमें हम लोग एक न्यूक्लियोफाइड ऐड करते थे और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और सिंपल हमारे पास रिएक्शन हो जाता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर लेता था और साथ में एक हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता था। यही बात है। अब रेट्रो में क्या होगा कि हमने रिवर्स में जाना है। हमें ये चीज गिवन होगी। कौन सी चीज गिवन होगी? ये चीज हमें गिवन होगी पेपर में और वो बोलेगा इसकी रेट्रोसिंथेसिस करके बताओ, ठीक है। ये चीज वो हमें दे देगा और इसकी रेट्रोसिंथेसिस हमने करनी होगी। मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है कोई भी, मैं कहता हूँ कि CH3 और साथ में क्या जुड़ा है? NH। क्या N के बॉन्ड्स कंप्लीट हैं? एक दो, इसका मतलब NH2 आएगा, ठीक है। अब ये है मेरे पास और उसने बोला है कि इसकी रेट्रोसिंथेसिस करके बताओ। अब मैं इसकी रेट्रोसिंथेसिस किस तरह करूँ? ये तो बहुत मुश्किल है और बहुत ही इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्या करूँगा? सिंपली NH2 को अलग कर दूंगा। CH3 आ गया, ठीक है। साथ में क्या आ गया? CH2। अब ये अलग हो गया है, NH2 अलग हो जाएगा, NH2। और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ये एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? इसके ऊपर क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये तो मैंने कर लिया। अब मुझे किस तरह पता लगेगा कि इसके साथ कौन है? जाहिर सी बात है मैं इसके साथ कोई भी हैलोजन लगा सकता हूँ। मैं इसके साथ लगा दूँ ब्रोमीन, आयोडीन। किसको क्या पता कि क्या है इसमें? हैलोजन जरूर है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा हैलोजन है। हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लगा देंगे? ब्रोमीन। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या यूज किया था? ब्रोमीन यूज किया था। मैंने क्या यूज किया जी? ब्रोमीन, CH2। और साथ में मैंने क्या यूज किया था? ब्रोमीन। मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ जी किसके साथ है? सॉरी, इसका रिएक्शन मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। CH3 साथ में क्या आ गया? CH2 साथ में क्या है? Br। और मैंने क्या न्यूक्लियोफाइल लिया है? मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया जी NH2 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा? ये सिंपली अटैक करेगा और CH3 और साथ में क्या आ जाएगा? CH2 और साथ में क्या आ जाएगा? NH2। और रिलीज क्या हो जाएगा? Br नेगेटिव। इसका मतलब नहीं यहाँ पर कोई भी जो है हेलोजन यूज कर सकता हूँ। तो ये होता है रेट्रोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट कि वो मॉलिक्यूल दे देते हैं और वो कहता है कि इसके पीछे जाके बताओ कि पीछे क्या हो क्या आ रहा है, यानी किस तरह बन के आ रहा है।
उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिसकी आपको क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि उनका आंसर क्या था। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि जब हमने इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया है AgNO3 के साथ, यानी पहले मैंने रिएक्शन करवाया था किसके साथ, KOH के साथ। तो KOH के साथ जब रिएक्शन करवाया था तो इथाइल आयोडाइड जो है वो पहले रिएक्शन करके क्या बन गया था, अल्कोहल बन गया था। तो जब मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या ब्रोमाइड पहले रिएक्ट कर देगा या फिर वही रिएक्ट करेगा, आयोडाइड वाला रिएक्ट करेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पेन कहाँ पर गया। तो हमारे पास आपको पता है जब हम लोग एक जो हमारे पास ग्रुप है उसमें डाउनवर्ड्स जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता जाता है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यही बात है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसको जब रिएक्शन में किसी रिएक्शन में वो हमारे पास आएगा तो वो रिएक्शन कम करेगा। इसका मतलब रिएक्शन कम करेगा तो एकदम से टूट जाएगा और जल्दी से किसी और के साथ रिएक्शन कर लेगा। यही बात है। तो यही बात यहाँ पर भी आपने करनी है। इथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, इथाइल आयोडाइड आपको पता लगेगा CH3 CH2 और I, ये हमारे पास का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ। अब इसकी बॉन्डिंग, आयोडाइड की बॉन्डिंग किसके साथ, इसके साथ वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसके साथ ये बॉन्ड बनाई रखे। तो ये फटाफट से यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। रिलीज होकर ये क्या करता है, हमारे पास AG के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्यों, क्योंकि AG जो है ज्यादा पॉजिटिव है और ये कम नेगेटिव है, तो इनका रिएक्शन थोड़ा सा स्टेबल होकर जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो जल्दी रिएक्ट करके हमारे पास क्या हो जाता है, AgI प्लस CH3CH2 और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, NO2। और NO2 जो भी आ जाता है, ठीक है, NO2 यहाँ पर क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, ये मेरी बैलेंस नहीं है, खाली मैंने आपको यही समझाना था कि इसमें क्या होता है कि AG के साथ जब रिएक्शन करता है कौन पहले रिएक्ट करेगा, आयोडाइड रिएक्ट करेगा या ब्रोमाइड। तो आयोडाइड जो है वो रिएक्ट कर जाता है। क्यों रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि आयोडाइड का बॉन्ड CH2 के साथ वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि जो जो हम ग्रुप में नीचे आ जाते हैं तो ग्रुप में जो नीचे जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब ये है कि वो कम रिएक्शन करता है। तो जब वो किसी से जुड़ा होगा उसको जब हम किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फटाफट से रिलीज होकर किसी और के पास चला जाएगा। और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, इसका जो ये प्रेसिपिटेट बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है कौन से रंग का होता है। आपको याद होगा कि क्लोरीन का प्रेसिपिटेट क्या होता था, येलो। और उससे नीचे आए तो ब्रोमीन का प्रेसिपिटेट क्या होता था, क्रीम कलर का। उससे नीचे आए तो हमारे पास क्या होता था, व्हाइट। इसका मतलब इसका जो प्रेसिपिटेट है वो हमारे पास क्या होता था, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या हमें देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये हमें क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो इसको आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये बहुत ही सिंपल था। जिस तरह हमारे पास पहले हमने KOH से रिएक्शन कराया था तब भी हमारे पास कौन पहले रिएक्ट करेगा, तब भी हमारे पास इथाइल आयोडाइड ही पहले रिएक्ट करेगा। और जब AgNO3 के साथ करेंगे तब भी पहले कौन रिएक्ट करेगा, इथाइल आयोडाइड ही रिएक्ट करेगा। और इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि वाई SN1 रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए होती है रेट। अब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन समझने के लिए आपको याद होगा कि SN1 रिएक्शन का रेट क्या था। उसका रेट हमारे पास था सिंपल सा K, और ये हमारे पास एक इसका सबस्ट्रेट आ जाता था। यही बात है, सबस्ट्रेट आ जाता था। अब इसके ऊपर क्या पावर है, इसके ऊपर पावर 1 है। इसका मतलब इस 1 से हमें ये पता लगा कि इसमें खाली एक मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इससे ये क्या बन गया, यूनिमॉलिक्यूलर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, यूनिमॉलिक्यूलर बन गया। अब अगर हम लोग दूसरी साइड पे चले जाएं तो SN2 रिएक्शन में, SN2 ये मैंने क्या किसका किया है, SN1 रिएक्शन का। अब SN2 रिएक्शन की बात करूं तो उसका रेट क्या होता था, उसका रेट मुझे पता है कि उसका रेट होता था सबस्ट्रेट और साथ में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल। ये सबस्ट्रेट होता था जिसके ऊपर अटैक हो रहा होता था, और ये साथ में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल। यही बात है। अब न्यूक्लियोफाइल पे क्या पावर है, 1, और इस पे भी क्या पावर है, 1। तो 1+1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1+1 = 2। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, बायोमोलिकुलर है। दो दो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय से। तो ये हमारे पास क्या है, बायोमोलिकुलर है। इसी तरह E1 और E2 में भी, E1 को हम लोग यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, ये अब आपने बताना है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ आपको SN1 और SN2 से। उम्मीद है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।